हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। ये कहानी दो बहनों की है जिनकी शादी एक ही फैमिली में दो भाइयों के साथ होती है। पर शादी की रात उनके हस्बैंड्स बदल जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत ही वेडिंग सीन से होती है। ब्लैक सूट वाली सू फैमिली की बड़ी बेटी सूरन है और गाउन वाली उसकी छोटी बहन का नाम सूजी है। होस्ट स्टेज पर अनाउंस कर रहा था, फू फैमिली की यंग मास्टर्स को आने में लेट हो जाएगा। उनकी प्लेन खराब हो गई है, लेकिन हम और वेट नहीं कर सकते। तब सूरन अपनी खानदानी रिंग सूजी को पहनाती है। सूजी कहती है, अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? तुझे मेरी ये रिंग बचपन से पसंद थी ना, आज ये मैं तुझे दे रही हूँ। इसे संभाल कर रखना। गेस्ट्स में एक आदमी बोल रहा था, सुना है ये सूरन और फू फैमिली का बड़ा बेटा दोनों ही बहुत ही रूथलेस है। क्या ये दोनों आपस में निभा पाएंगे? लीडी कहती है, बड़े की छोड़ो और छोटों की सोचो। सू फैमिली की छोटी बेटी और फू फैमिली का छोटा बेटा दोनों ही स्पॉइल्ड ब्रैट्स हैं। देखते हैं इनकी शादी कितने दिन टिकती है। और फिर रात का वक्त था। दोनों बहनें अपने ब्राइडल चेम्बर्स पहुंच जाती हैं और फिर कुछ ही देर में फू फैमिली के यंग मास्टर्स भी आ गए थे। छोटा बेटा फेंग अपने बड़े भाई से कहता है, ओके, तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी से मिलने। फू फैमिली का बड़ा बेटा जियांग उसे वार्न करता है, सुना है सू फैमिली की छोटी बेटी बहुत यंग है। खबरदार, तूने उसे बुली किया तो शादी की रात ही वो तुझे छोड़कर भाग न जाए। तभी लाइट्स चली गई थी जब वो दोनों गलती से एक दूसरे के वेडिंग चेम्बर पहुंच जाते हैं। जियांग तो अपनी वाइफ को देख हैरान था। मेरी वाइफ, जो कि सुना है एक रूथलेस बिजनेस वुमन है, रात को खरगोश वाले पेजाम्स पहनकर सोती है। दूसरी तरफ फेंग भी कंफ्यूज था अपनी वाइफ को देखकर। ये किसी भी एंगल से स्वीट और यंग तो नहीं लग रही। इनफैक्ट ये तो काफी बोल्ड है। तभी सूजी की आंख खुल जाती है। कमरे में बहुत अंधेरा था। वो पूछती है, कौन कौन है वहां? जियांग कहता है, रिलैक्स कर, शादी की रात तुम्हारे कमरे में भला और कौन होगा? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। दूसरी तरफ फेंग उसकी वाइफ के क्लोज आ रहा था। आफ्टर ऑल वो यंग है, तो पहल तो उसे ही करनी होगी ना। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। पर तभी सूरन उसका कॉलर पकड़ के उसे बेड पे उल्टा पटक देती है। फेंग तो हैरान, ये तुम क्या कर रही हो? सूरन तब उसका शर्ज ही फाड़ देती है। सूरन के शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा था, अगर वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो उसकी दोबारा शादी करवाने के लिए नया नमूना ढूंढेंगे। वो पूछती है, तो क्या तुम रेडी हो? फेंग कहता है, हाँ हाँ, मुझे काफी एक्सपीरियंस है। वो फिर उसे किस करता है। दूसरी तरफ बहुत जोर से बिजली कड़कती है, तो सूजी डर के मारे जियांग के गले लिपट गई थी। जियांग सोचता है, अच्छा, तो मेरी वाइफ मुझे सीड्यूस कर रही है। उसे भी याद आता है कि उन्हें जल्द से जल्द बच्चा करना होगा। अगली सुबह सूजी की नींद खुली तो वो हैरान, ये कमबख्त थोड़ा जेंटल नहीं हो सकता था। वो उसे गुस्से में चिमटी मारती है। जियांग कहता है, क्या हुआ? आज हमारी शादी का पहला दिन है ना, तुम थोड़ा और सोच सकती हो, इतनी जल्दी भी उठने की जरूरत नहीं है। पर तभी वो दोनों एक दूसरे को दिन के उजाले में देखकर दंग रह जाते हैं। सूजी उसे कस के एक थप्पड़ मारती है, धोखेबाज, तूने मेरी बहन को चीट किया। दूसरी तरफ सूरन और फेंग भी गहरी नींद में थे जब सूरन को अपने हस्बैंड का कॉल आया। पर एक मिनट, अगर उसका हस्बैंड फोन पर है तो वो किसके साथ है? सूरन और फेंग रेडी होकर उन दोनों से मिलने पहुंचते हैं। सूजी तो अपनी बहन के गले लिपटकर रोने लग गई थी और दोनों भाई एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। सूरन अपनी बहन को नीचे से ऊपर तक देखती है। उसके बॉडी पर काफी सारे लव बाइट्स थे। वो जियांग पर चिल्लाती है, बदतमीज, तूने मेरी बहन को बुली किया। सूजी भी अपनी बहन से रोते हुए कंप्लेन करने लगी, हाँ हाँ, इसने सारी रात मुझे बहुत बुली किया। तब फेंग अपने बड़े भाई को थम्स अप दिखाता है। बेचारा जियांग तो किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। सूरन अपनी बहन से पूछती है, क्या उसने तुझे फोर्स किया था? सूजी हिचकिचाती है, नहीं नहीं, मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। बीच में फेंग टपक पड़ता है, तुम्हारी बहन भी कुछ कम नहीं है। पर उसकी एक नजर फेंग की बोलती बंद कर देती है। वो धीरे से कहता है, तुमने भी तो मुझे बुली किया था, कोई मेरे लिए सॉरी फील क्यों नहीं करता? क्या हमें वापस से स्विच कर लेना चाहिए? सब लोग उसकी इस बात पर उसे घूरने लग जाते हैं, मानो उसे वही जिंदा गाड़ देंगे। सूरन सूजी से पूछती है, क्या तुम अब भी इस शादी को कंटिन्यू करना चाहती हो? सूजी कहती है, हाँ दीदी, आप जहाँ जाएंगी मैं भी आपके साथ उसी घर में जाऊंगी। और वैसे जियांग उतने भी बुरे नहीं हैं। सूरन तब जियांग से कहती है, लगता है पावर कट की वजह से कल रात ये सब हो गया। क्यों ना हम मैरिज एक्सचेंज कर लें? आफ्टर ऑल हमने शादी अभी तक रजिस्टर नहीं करवाई है। जियांग कहता है, ठीक है,
अगर मिस सूरन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेंग बोलता है, अरे आप सब आपस में ही कैसे डिसाइड कर सकते हो, कोई मुझसे भी तो पूछो। सूरन अपने गले की तरफ इशारा करती है, तुमसे पूछना क्या है, कल रात तो तुम भी बहुत एक्साइटेड थे, पर अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो मिस्टर जियांग, आपके और भी ब्रदर्स हैं ना। फेंग चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं इनका इकलौता भाई हूँ। पर तुम तो इस अदला बदली से खुश नहीं हो, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मेरा मतलब है, फू फैमिली काफी ट्रेडिशनल और पुराने ख्यालात की है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सूरन उसके चेहरे को प्यार से सहलाती है, वैसे तुम हो काफी ओबीडियंट, बिल्कुल एक पपी की तरह। सूरन फिर अपने काम पर निकल जाती है और फेंग भी अपनी बीवी के पीछे निकल लेता है। और पीछे रह जाते हैं सूजी और जियांग, जो काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। तभी असिस्टेंट आके बताता है, बॉस, मैनेजर आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। वो जाने लगा जब सूजी उसे ताड़ने लग गई थी। वैसे मानना पड़ेगा, मेरा हस्बैंड है तो बड़ा हैंडसम। जियांग पूछता है, तुमने कुछ कहा? हाँ, वो दीदी ने कहा आज से तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो हस्बैंड, मुझे केक खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे सकते हो? हाँ, ठीक है, जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। पर बीच रास्ते उनकी गाड़ी खराब हो गई और साल का पहला स्नोफॉल शुरू हो गया। सूजी कहती है, आओ ना, साथ में स्नो से खेलते। पर जियांग आगे निकल जाता है, ये बचकानी हरकतें मैं नहीं करता, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुमने बच्चा किसे बोला? अगर मुझे बच्ची बोला तो आज से मैं भी तुम्हें 70 साल का बूढ़ा बुलाऊंगी। वो फिर उसे स्नो फेंक कर मारती है। जियांग तो हैरान, वो भी गुस्से में उसे स्नो से मारने लग गया था। पर फिर वो दोनों बच्चों की तरह वहीं खेलने लग जाते हैं। बाद में जियांग सूजी से पूछता है, वैसे तुम जानती हो ना कि तुम्हारी दीदी के साथ मेरी शादी बस एक बिजनेस डील थी, इसमें कुछ रूल्स थे, पर अब जब तुमसे मेरी शादी होने वाली है तो ये रूल्स अब से तुम्हें फॉलो करने होंगे। पहला, तुम अब सिर्फ सू फैमिली की प्रिंसेस नहीं, बल्कि फू फैमिली की बड़ी बहू हो। तुम अब पहले की तरह अपनी मनमानी नहीं चला सकती, तुम्हें हमेशा डिग्निटी के साथ पेश आना होगा, खासकर पब्लिक में। पर सूजी का ध्यान उसकी बातों पर कम और किसी और चीज पर ज्यादा था। अम तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया हो तो क्या तुम मुझे वो टॉय पास कर सकते हो? वो कितना क्यूट है। जियांग तब उसके नेक की चोट पर उंगली प्रेस करता है। सूजी दर्द में चिल्ला उठती है, आउच, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे रोता देख वो जल्दी से उसे वो टॉय दे देता है। वो वापस से मुस्कुरा उठती है और वो बड़े प्यार से उसके नेक पर मसाज करने लगता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। तभी असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस, गाड़ी ठीक हो गई है। रात को वो एक डिनर पार्टी से घर लौटता है। उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। वो घर आया तो सूजी खुशी से उछल पड़ी, तुम आ गए घर वापस। सूजी का यूं उसका इंतजार करना जियांग को अच्छा लग रहा था। वो जाने लगी तो जियांग ने पूछा, तुम जा कहाँ रही हो? सूजी कहती है, तुम और दीदी डिनर पार्टी में गए थे ना, तुम घर लौटा, इसका मतलब मेरी दीदी भी घर लौट आई होंगी। मैं उनके साथ सोने जा रही हूँ, मुझे उनके बिना ठीक से नींद नहीं आती। जियांग कहता है, शादी के दूसरे दिन ही तुम कमरे में नहीं रहोगी, घर के सर्वेंट्स देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं सोगी। सूजी मुंह फुलाकर बैठ गई और जियांग अपना बचा कुचा काम करने में बिजी हो गया। सूजी तब बड़े मजे ले लेकर उसे परेशान करने के लिए चिप्स खाने लगी, क्रंच क्रंच। जियांग ने पूछा, और तुम ये बिस्तर कर बैठकर ये सब क्यों खा रही हो? इसे अभी साफ करो, मुझे ओसीडी है सूजी। पर सूजी उसे कोई भाव नहीं देती। तब जियांग खुद आकर बिस्तर साफ करने लगा तो सूजी जानबूझकर बेड पर चिप्स फेंकने लगी और तभी उसके पेट का दर्द और भी बढ़ जाता है। ओह, मैं सूजी घबरा जाती है। जियांग उसे गर्म पानी लाने को कहता है, पर वो इतना गर्म पानी लेकर आई कि उसका मुंह ही जल गया। ओह, वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। जांग वापस से काम पर बैठा जब सूजी आई और उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले गई। उसने अपने हाथों से उसके लिए सूप बनाया था। जांग तो हैरान था, तुम्हारी हरकतों से लगा नहीं था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। सूजी ने बताया कि उसकी दीदी भी ठीक उसी की तरह है, काम में इतना बिजी रहती हैं कि खाने का वक्त ही नहीं मिलता। उन्हीं के लिए उसने खाना बनाना सीखा था। वो फिर उसे अपने हाथों से केक खिलाती है। कैसी लगी? काफी डिलिशियस है। क्या ये भी तुमने ही बनाया है? हाँ, नहीं तो? तुम्हें अच्छी लगी तो अगली बार मैं तुम्हें मेरी स्पेशल डिश ट्राई करवाऊंगी। वो फिर उदास हो गई। पता नहीं दीदी ने कुछ खाया भी या नहीं। जांग तब उसके पास आता है, कहता है, शादी का सेकंड रूल तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, हमें जल्दी से बेबी करना होगा। वो फिर उसे किस करता है।
दूसरी तरफ सुरान थिएटर पहुंचती है एक मूवी प्रीमियर के लिए। आफ्टर ऑल आज उसके हस्बैंड की न्यू मूवी रिलीज होने वाली थी। वो पोस्टर देखकर सोचती है, वैसे मानना पड़ेगा मेरा एक्टर हस्बैंड उतना भी बुरा नहीं है। उसे फिर अपनी शादी का दूसरा दिन याद आता है। ऑफिस में असिस्टेंट उसे एक बॉक्स लाकर देता है। बॉस, ये मिस्टर फेंग ने आपके लिए भेजा है। बॉक्स के अंदर मेडिसिन के साथ एक नोट था। मुझे माफ करना, मैं कल कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। दवा वक्त से लगा लेना। वो अपने हाथों को देखती है जहां लाल निशान थे। उसे याद आता है कैसे बचपन से उसके अपने बाप को भी उसकी चोट से फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए वो अपना दर्द कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। और आज उसका हस्बैंड उसकी वो केयर कर रहा था जो उसे कभी नहीं मिला। दूसरी तरफ जैसे ही सूजी की नींद खुलती है, जांग उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सूजी तो हैरान, क्या फिर से? जैंग, क्या तुम मुझे सांस भी नहीं लेने दोगे? पर वो उसे बाथटब में लाके लिटा देता है। उसने उसके लिए गर्म पानी रेडी रखा था। तुम इतनी डेलिकेट हो, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। गर्म पानी से मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना? सूजी उस पर चिल्लाने लगती है, और भला इसमें गलती किसकी है? पर जांग दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। वो काम में इतना बिजी हो गया कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि सूजी अब भी बाथरूम में है। सोचने लगा, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अंदर गया तो देखा उसकी वही आंख लग गई थी। वो उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है। वो जाने लगा, पर सूजी उसकी उंगली पकड़ लेती है। मुझे स्टोरी सुननी है, मेरी दीदी हमेशा मुझे कहानियां सुनाकर सुलाती हैं। जैंग पूछता है, इस उम्र में भी स्टोरी कौन सुनता है? तुम दोनों बहनें आखिर इतनी अलग कैसे हो? सूजी बताती है कि उसकी परवरिश उसके मॉम डैड ने नहीं, बल्कि उसकी बहन ने की है। उन्हें शुरू से बेटा चाहिए था, इसलिए वो सुरान के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। दीदी नहीं चाहती थी कि मुझे भी उन्हीं की जैसी जिंदगी जीनी पड़े, इसलिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है, और उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके रखा। जांग तब उसे कहानी सुनाने लग गया था। सूजी एक प्यारी मुस्कान के साथ सपनों की दुनिया में चली जाती है। जांग उसके सोते चेहरे को देख सोचता है, तुम हमेशा अपनी दीदी के बारे में ही सोचती रहती हो, आखिर तुम मेरे बारे में कब सोचोगी? दूसरी तरफ सुरान फेंग का बाहर वेट कर रही थी, जब फैंस की भीड़ उसके पीछे पड़ जाती है और वो जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो बिल्डिंग की छत पर आ जाता है, पर डर रहा था, यहाँ से गिरकर मेरी हड्डी पसली एक हो गई तो, या मेरा चेहरा बिगड़ गया तो? भगवान ने इतनी सुंदर शक्ल दी है। तभी सुरान वहां आ जाती है, कहती है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फेंग जंप करता है और सुरान उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है। भाई वाह, मेरी वाइफ तो काफी स्ट्रांग है। वो फिर उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगी तो उसने पूछा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? घर, ऑफकोर्स। मेरी 9 बजे से मीटिंग है, फिर 1 घंटा डिनर और शावर में लग जाएगा, और फिर 11 बजे मेरी फ्लाइट है। आधा घंटा उसके लिए काफी रहेगा ना? फेंग कंफ्यूज था। उसके लिए? वो किसकी बात कर रही है? और फिर उसे याद आया, अच्छा, वो उसकी बात कर रही है। फेंग कहता है, पर हम घर कैसे जाएंगे? मेरा फोन, कार की चाबी, सब कुछ मेरे असिस्टेंट के पास ही छूट गया। सुरान कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, फॉलो मी। वो दोनों होटल की एक लिफ्ट में थे, वो भी बिल्कुल अकेले। फेंग सोच रहा था, क्या मुझे मौके का फायदा उठाकर उसके पास जाना चाहिए? तभी सुरान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेती है। तभी लिफ्ट खुलती है, एक लड़की कपल को अकेला छोड़ देती है। फेंग उसे किस करने अपने होठ आगे करता है, पर सुरान उसे खुद से दूर धकेल देती है। फेंग तो हैरान था। सुरान ने कहा, कैजुअली, तुम सेलिब्रिटी हो ना, मैं तुम्हें बस तुम्हारे पागल फैन से बचा रही थी। वो दोनों रूम के अंदर आए। सुरान कहती है, तुम जाके शावर ले लो, मैं अपनी मीटिंग खत्म कर लेती हूँ। फेंग शावर लेकर बाहर आया, पर उसकी मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर फाइनली वो पल आता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। वो उसके सामने शर्मा जाता है। पहले लाइट तो ऑफ कर दो। उसकी बकबक से सुरान का मूड स्पॉइल हो जाता है। वो जाने लगी, पर फेंग उसे रोककर किस करने लगा। कहता है, लाइट नहीं तो पर्दे ही बंद कर दो। पर सुरान उसकी नहीं सुनती, कहती है, यहाँ रूल्स तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगी। सुबह हुई तो फेंग माफी मांगने लगा। उसने सुरान को उसकी फ्लाइट के लिए जगाया नहीं। पिछली रात की कसरत के बाद दोनों की आंख लग गई थी। सुरान अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करती है। फेंग कहता है, पहले शावर तो ले लो, लेकिन बिना शावर के रिजल्ट जल्दी मिलेगा ना? दूसरी तरफ जांग सूजी से कहता है, बेबी चलो अब उठ भी जाओ, आज हमें फू मैंशन जाना है। सूजी जिद करती है,
बस थोड़ी देर और सोने दो ना। जांग उसके क्लोज आता है। ठीक है, तो फिर साथ में सोते हैं। सूजी फौरन उठ जाती है। नहीं नहीं, तुम तो मुझसे दूर ही रहो। ब्रेकफास्ट टेबल पर सूजी गुस्से से उसे ही घूरे जा रही थी, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और खाना उसकी पसंद का बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। जांग कहता है, बच्चों की तरह जिद नहीं करते, चलो जल्दी अपना नाश्ता खत्म करो। वो उसे खुद सब्जियां सर्व करता है, पर वो उसे प्लेट से बाहर कर देती है। तब जांग तंग आकर बोला, ठीक है, तुम्हें नहीं खाना है तो चलो हम एक छोटा सा नैप ले लेते हैं। सूजी तो हैरान, जानती थी कि नैप के बहाने वो कुछ और ही शुरू कर देगा। वो जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म कर लेती है। कार में भी वो उसे गुस्से में घूरे जा रही थी, पर मन ही मन सोच रही थी, हाय सूजी, तेरी तो लॉटरी लग गई। काम करते वक्त भी तेरा हस्बैंड कितना हैंडसम लगता है। पर जैसे ही जांग उसकी तरफ देखता है, वो वापस अपना मुंह फेर लेती है। लेकिन उसकी आंखों का गुस्सा चुटकी में गायब हो जाता है जब जांग उसका फेवरेट केक उसके सामने रखता है। वाह, ये मेरे लिए? जांग स्माइल करता है, सोचता है, भाई वाह, मेरी बीवी को मनाना तो बड़ा आसान है। पर वो फिर केक खाते खाते गुस्से में अपना मुंह फुला लेती है। वो दोनों फू मैंशन पहुंचे तो सूजी सोचती है, यार ये मैंशन कितना कोल्ड और ओल्ड फैशन्ड है, ना कोई फैमिली फोटो ना कुछ। क्या इसीलिए जियांग भी हमेशा इतना अपड़ू बनकर घूमते हैं? तभी जियांग ने उसका हाथ थामा। शादी का थर्ड रूल याद है ना? कोई बदमाशी नहीं, एक गुड वाइफ की तरह मेरे साथ कोऑपरेट करो। सब कुछ ठीक गया तो घर चलकर मैं तुम्हें एक और केक दूंगा। सूजी ने पूछा, तुम्हें क्या मैं 3 साल की बच्ची लगती हूँ? तभी जियांग के मॉम डैड नीचे आते हैं। उसके डैड शक्ल से ही अकड़ू लग रहे थे, पर माँ बड़े प्यार से अपने घर की नई बहू को खानदानी ब्रेसलेट देने जा रही थी कि उसके डैड चिल्ला उठे, ये मेरी माँ का ब्रेसलेट है रूमी, और इसकी कोई औकात नहीं कि वो ये ब्रेसलेट पहने। तब सूजी की अपने ससुर के साथ थोड़ी नोकझोंक हो जाती है और जियांग उसे डिफेंड करता है। सूजी अभी यंग है, नादान है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पर वो अपने बेटे को और भी खरी खोटी सुनाने लगे। एक लड़की से शादी तय की थी, वो भी नहीं कर पाए। भला सूजी के सामने कोई उसके हस्बैंड पर चिल्लाए और वो कुछ ना कहे, ऐसा हो सकता है? डैड कहते हैं, देखा कैसी लड़की को तू शादी करके घर ले आया है। 3 महीने, तेरे पास बस 3 महीने हैं। अगर वो सही तरीके से इस खानदान के तौर तरीके सीखकर अच्छी वाइफ बन के खुद को प्रूव नहीं कर पाती तो तुझे उसे डिवोर्स देना होगा। इनफैक्ट आज से ही तुम इस घर के बाहर तब तक कदम नहीं रखोगी जब तक तुम कुछ मैनर्स सीख नहीं जाती। और बस उसके सामने टीचर्स की लंबी लाइन लग जाती है, डांसिंग की, सिंगिंग की, यहाँ तक कि सिलाई कढ़ाई की भी। टीचर उसे दोनों हाथों से कप उठाने को कहती है, पर गरम चाय से उसका हाथ ही जल जाता है। आउच! टीचर कहती है, इतना सा दर्द नहीं सह पाई तो फू फैमिली की बड़ी बहू क्या खाक बनोगी? सूजी सोचती है, चुड़ैल कहीं की, तेरे सर पर गरम चाय डालूं मैं, बड़ी आई मुझे तमीज सिखाने वाली। टीचर कहती है, चलो बेसिक से शुरू करते हैं, पहले सिखाती हूँ लेडी की तरह चलते कैसे हैं। उसने कप उठाई और अपने सर पर रखी कि तभी सूजी अपनी टांगे आगे करके उसे नीचे गिरा देती है। डांस टीचर को भी वो अपनी उंगलियों पर नचाने लग गई थी, पर उसे कोई भी नचा नहीं पाया था। इससे भी बुरा हाल तो कुकिंग के टीचर का था। वो कोई भी चीज तभी करती है जब उसका मूड होता है। दूसरी तरफ जियांग को मैंशन से कॉल आया, यंग मास्टर जल्दी घर आओ। फू मैंशन में सारे टीचर्स की हालत खराब हो चुकी थी। पर जैसे ही जियांग घर आया, सूजी ने रोना शुरू कर दिया, क्या तुम मेरी डेड बॉडी लेने आए हो? देखो ना, एक ही दिन में मुझसे इन लोगों ने इतना काम कराया कि मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। डैड चिल्लाए, ए लड़की, झूठ क्यों बोल रही है? हालत तो तूने बिगाड़ी है इनकी। जियांग उसे बड़े प्यार से उठाता है और अपने डैड के सामने अपनी वाइफ को डिफेंड करता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को फ्रेम करने की, उसे मैनर्स सिखाने के नाम पर इतना टॉर्चर करने की? अगर आपको इससे इतनी ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं अपनी वाइफ को लेकर जा रहा हूँ। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ना तो मैं सूजी को डिवोर्स दूंगा और ना हम इस मैंशन में रहेंगे। माँ पीछे से स्माइल करती है, चलो अच्छा है, मैंने एक काम तो सही किया, बेटा बाप जैसा बिल्कुल नहीं है। डैड चिल्लाए, अब तुम क्यों हंस रही हो? कार में सूजी बेहोश होने का नाटक कर रही थी, जियांग की बातों का एक भी रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो जियांग अपने ड्राइवर से कहता है, जरा अस्पताल की तरफ गाड़ी घुमाना, इस लड़की ने इतना परेशान कर रखा है, यही मौका है, इसके सारे ऑर्गन्स बेच देंगे। जो सुन सूजी झट से बैठ गई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? जियांग कहता है, आगे से यूं अकेले मेरे डैड से पंगे मत लेना, वो काफी पेचीदा इंसान है, अगली बार मैं तुम्हें बचाने ना आ पाया तो। सूजी कहती है, तो उन्हें मैं अकेले ही अच्छा मजा चखाऊंगी, अकड़ो कहीं के। तुम्हारी माँ के साथ भी वो कितनी बुरी तरीके से पेश आ रहे थे। उसे जियांग का यूं लेक्चर देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहती है,
मुझे तुमसे भी बिल्कुल बात नहीं करनी, मुझे मेरी दीदी के पास जाना है। उसने सूरन को कॉल लगाया तो वो पूछती है, फू मेंशन में सब कैसा गया? तो सूजी पूरी बात नहीं बोलती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन खामखा परेशान हो। सब कुछ बहुत अच्छा गया दीदी। जियांग की मॉम तो बहुत प्यारी हैं। डैड तो मेरे साथ खेलने के लिए बहुत सारी नैनीज लेकर आए थे। वैसे आपका और फेंग का रिश्ता कैसा चल रहा है? लड़का बुरा नहीं है, पर उसके बच्चा पैदा करने की एबिलिटी पर मुझे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। यही बात दरवाजे पर खड़ा फेंग सुन लेता है। सूरन कॉल काट देती है और पूछती है, तुम्हें कोई काम था? हाँ, वो मैंने नोटिस किया तुम्हारे वो चोट के निशान अभी तक ठीक से हील नहीं हुए हैं, इसलिए मैं नई दवाई लाया हूँ। सूरन कहती है, उतनी छोटी सी चोट के लिए दवा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेंग फिर भी उसका हाथ लेकर दवा लगाने बैठ गया। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो फिर सडनली उसे टाइटली होल्ड करता है। सूरन हैरान थी। वो पूछता है, तुम्हारा काम कितने बजे खत्म होगा? 8 बजे। क्यों? ठीक है, तो मैं पास के होटल में 8 बजे तुम्हारा वेट करूंगा। पर किस लिए? ताकि हम वो उसके बेहद करीब आ जाता है उसे किस करने, तो सूरन उसे खुद से दूर कर देती है और उसका असिस्टेंट उसे कैबिन से बाहर निकाल देता है क्योंकि काम के वक्त उसे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। बेचारा फेंग हर्ट हो जाता है। सारी लड़कियां मेरे इस चेहरे को देखने के लिए घंटों लाइन में खड़ी रहती हैं और एक ये है, वाइफ कम हिटलर ज्यादा लगती है। लेकिन ऐसा क्या करूं कि ये हिटलर मेरे प्यार में पागल हो जाए? वो गूगल पे सर्च करता है, वाइफ को सिड्यूस करने के तरीके। नंबर 1, उसे ढेर सारे पैसे दो। पर वो तो इससे भी ज्यादा अमीर है। और फिर नंबर 2 वाला आइडिया उसे उतना भी बुरा नहीं लगता। शायद ये वर्क करेगा। फेंग सूजी को एक कैफे में ले आया। और बताओ सिस्टर इन लॉ, केक अच्छी है ना? सूजी कहती है, तुम ऐसे ही तो मुझे फ्री में केक नहीं खिलाओगे। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फेंग कहता है, मुझे अपनी दीदी के बारे में कुछ टॉप सीक्रेट बताओ ना, ताकि मैं उनका दिल जीत सकूं। बदले में मैं भी तुम्हें अपने भैया का सीक्रेट शेयर करूंगा। सूजी कहती है, पहले तुम बोलो। फेंग तब बताता है कि उसके भाई को अब भी टेलीटबीज देखना पसंद है और उन्हें अच्छा लगता है जब स्वीट लड़कियां उनके सामने क्यूट बनती है। तुम इस तरह से उनसे अपनी कोई भी बात बना सकती हो। अब तुम्हारी बारी। सूजी फिर बताती है कि कल मेरी दीदी का जन्मदिन है, पर ध्यान रहे उन्हें मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फिर बारी बारी से सारी सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। सेंग फिर चोरी छुपे सुरन के ऑफिस आता है और उसकी फाइल्स में अपने कॉन्सर्ट की टिकट रख देता है ताकि वो उसे बर्थडे सरप्राइज दे सके। पर उसका असिस्टेंट आकर उस फाइल को साइड में रख देता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सर्ट की रात फैंस की भीड़ लगी हुई थी। मीडिया वाले तो उसकी रिंग देखकर हैरान थे। उन्होंने शादी कर ली? इधर सुरन ऑफिस में ही बिजी थी। तब असिस्टेंट पूछता है, बॉस आपके हस्बैंड का आज कॉन्सर्ट है, उन्होंने आपको बताया नहीं? इधर फेंग अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, मैं हैंडसम तो लग रहा हूं ना? हाँ हाँ, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप कुल मिलाकर 17 बार ये पूछ चुके हैं, पर मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी एजेंट आके बताता है, सर आपका स्टेज पर जाने का वक्त हो गया है। क्या मेरी बीवी आ गई? नहीं तो उनकी सीट तो अब भी खाली है। तो थोड़ा और वेट करो। मेकअप आर्टिस्ट, थोड़ा और मेकअप लगाओ। पर घंटों बीत गए, सूरन नहीं आती और फेंग भी स्टेज पर नहीं जाता। वहीं बैठे रोए जा रहा था। एजेंट कहता है, अगर आप स्टेज पर नहीं गए तो बहुत बदनामी होगी। होने दो, मैं सबको कॉम्पनसेट कर दूंगा। अब जिसके लिए इस पूरे कॉन्सर्ट का सरप्राइज इवेंट प्लान किया था, अगर वो ही ना हो तो इन सब का क्या फायदा? फेंग बेचारा आज सबके सामने अनाउंस करने वाला था कि वो अपनी बीवी से कितना प्यार करता है, पर शायद सुरन मुझे सिर्फ एक टूल समझती है। तभी सुरन वहां आ जाती है। लोगों के सामने ना सही तो अब अपने दिल की बात बता दो। ये रो रो कर अपना क्या हुलिया बना दिया है, सारा मेकअप खराब हो गया। फेंग बच्चों की तरह रोते हुए पूछता है, तुम इतने लेट से क्यों आई? हम फ्लैशबैक में देखते हैं, सुरन तो बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर थी। जैसे ही असिस्टेंट ने फेंग के कॉन्सर्ट के बारे में बताया, उसने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। घर लौटने के फौरन टिकट्स बुक करो। पर फिर रास्ते में उसकी गाड़ी भी खराब हो गई थी। वो फेंग से कहती है, भले ही कॉन्सर्ट कैंसिल हो गई, पर मेरे बर्थडे को खत्म होने में अब भी 2 घंटे बाकी हैं। फेंग खुश हो जाता है, तो चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आ गया था जहां वो साथ में केक कट करते हैं, पर सुरन केक खाने से मना कर देती है। मुझे मीठा पसंद नहीं है। फेंग कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने ये केक खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है, तुम खा के तो देखो। तभी सूजी और जियांग भी उन्हें सरप्राइज देने टपक पड़ते हैं। फेंग पूछता है, तो बताओ केक अच्छी लगी?
सुरन तब केक का बड़ा चम्मच फेंग के मुंह में डाल देती है। जियांग तो हैरान था। फेंग कहता है, वाह वाह, मैंने सच में बहुत टेस्टी केक बनाई है। पर उसे फिर सब कुछ दो दो दिखने लग गया था। जियांग बताता है कि फेंग को केक से एलर्जी है और तभी फेंग सुरन की गोद में बेहोश हो जाता है। सुरन उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। सूजी पूछती है, हस्बैंड, क्या हमें भी उनके साथ चलकर कबाब में हड्डी बनना चाहिए? जियांग कहता है, चुपचाप घर चलो, तुम्हारी दीदी ने बताया तुम्हारे एग्जाम सर पर है, चलो घर चल के पढ़ाई करने बैठो। सूजी रोने लग गई थी। पर मेरे जीजू की तबीयत कितनी खराब है, जब तक मैं उन्हें नहीं देखूंगी मुझे रात को नींद नहीं आएगी। पर जियांग उसकी एक नहीं सुनता, घर आके उसे सीधा पढ़ने बिठा देता है। तब सूजी और भी नाटक करने लगी। यहाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो लूं? जियांग कहता है, ठीक है, आधे घंटे बाद खुद से पढ़ने बैठ जाना। वो फिर उसका फोन लेकर वहां से चला गया था, ठीक जैसा उसकी दीदी किया करती थी। पर सूजी भी शातिर कम नहीं थी। उसने पहले से अपनी किताब में एक फोन छुपा के रखा था। वो फिर उसमें गेम्स खेलने लग जाती है। तभी जियांग के फोन में गेम लिंक आता है। सूजी ने गलती से गेम का इनवाइट जियांग को सेंड कर दिया था। वो जल्दी से फोन रखकर अच्छी बच्ची की तरह पढ़ने बैठ गई। जियांग आया तो वो बोली, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? देख नहीं रहे हो मैं पढ़ाई कर रही हूँ? जियांग अपने हाथ आगे करता है, चलो अपना फोन निकालो। सूजी पूछती है, कौन सा फोन? मेरा फोन तो तुम्हारे पास है ना? जियांग उस नंबर पर कॉल लगाता है और रिंग होते ही उसने दूसरा फोन भी छीन लिया था। वो फिर रूम में कैमरा ऑन करके रख देता है। अब चुपचाप पढ़ाई करो, रात को मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, गलत जवाब दिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सूजी भी तब चैलेंज एक्सेप्ट करती है। अच्छा बच्चू, तो तुम मुझे पनिश करोगे? मैं तो आज अपना फोन लेकर रहूंगी। वो फिर बनी के कॉस्ट्यूम में उसके लिए पानी लेकर आती है। हस्बैंड, आपको प्यास लगी होगी ना? पानी लीजिए, क्या मैं आपकी कोई और सेवा करूं? जियांग तो उसे देख हैरान था। ये तुम क्या कर रही हो? सूजी क्यूट बनती है। हस्बैंड की सेवा करना वाइफ की सबसे पहली ड्यूटी होती है ना, बस वही कर रही हूँ। हस्बैंड, आपने कौन सी परफ्यूम लगाई है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी बहाने वो उसके क्लोज आकर अपना फोन लेने की कोशिश करती है, पर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। अच्छा, लगता है तुम्हारा पढ़ाई का मन नहीं है। ठीक है, तो चलो कुछ और करते हैं। वो उसे बेड पर पटक देता है। सूजी तो शॉक्ड हो जाती है जब वो अपनी शर्ट खोलकर उसे किस करने लग गया। वो माफी मांगती है, ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। जियांग तब उसे वार्न करता है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर फिर ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और फिर अगले दिन दोनों बहनों को कॉल आया कि उनके मॉम डैड की प्लेन क्रैश हो गई है। वो दोनों भगवान को प्यारे हो गए हैं। जियांग सूजी के साथ उनके फ्यूनरल पर आता है। सूजी उतनी भी उदास नहीं थी क्योंकि बचपन से उसके मॉम डैड ने उसे अपनी बेटी माना ही नहीं। रिलेटिव्स उस पर ड्रिंक फेंक देती हैं और साइड से ताना मारती हैं, मनहूस कहीं की। पहले तो अपने बड़े भाई को खा गई और अब अपने मॉम डैड को। जियांग तब झुक के उसके जूते साफ करता है। सूजी की मौसी कहती हैं, बेटा तुमने उसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, ध्यान रहे कहीं अगला नंबर तुम्हारा ना हो। अब भी वक्त है, इस मनहूस को अपने घर से निकाल दो। जियांग चिल्लाया, बस बहुत हुआ, अब वो सिर्फ सू फैमिली की बेटी नहीं बल्कि फू फैमिली की बड़ी बहू भी है, और किसी ने मेरी वाइफ को इंसल्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उसके दादाजी वहां आ जाते हैं। कहते हैं, अब हेड ऑफ द फैमिली नहीं रहे तो हमें डिसाइड करना होगा कि अगला हेड कौन बनेगा। तभी सूजी का कजिन लियो सामने आता है। आफ्टर ऑल सू अंकल की तो 2 बेटियां हैं, तो जाहिर है उनका वारिस मैं ही बनूंगा। सूजी तब चिल्ला उठी, नहीं, इस कंपनी को तो मेरी दीदी ने खड़ा किया है, हेड ऑफ द फैमिली बनना सिर्फ वो ही डिजर्व करती हैं। लेकिन दादाजी लियो को हेड ऑफ द फैमिली बनाना चाहते थे। आफ्टर ऑल वो लड़का है। तभी सूरन पावर ऑफ अटर्नी लेकर वहां पहुंच जाती है। न केवल उसके पास खानदानी अंगूठी थी जो सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली के पास होती है, बल्कि कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स भी उसी के पास थे, क्योंकि फू फैमिली ने भी अपने हिस्से के शेयर्स उसके नाम कर दिए थे। लियो तब सूरन की कमजोरी यानी सूजी को सरेआम रास्ते से हटाने की धमकी देता है। अगर वो सीधे से सब कुछ उसके नाम नहीं करती तो सूजी उसे थप्पड़ लगा देती है। बेवकूफ, मैं मेरी दीदी की कमजोरी नहीं उनकी स्ट्रेंथ हूँ। तू आना मैदान में, मैं भी देखती हूँ तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। जियांग भी तब उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। दादाजी तब सूरन को हेड ऑफ द फैमिली के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और फेंग लियो को लात मारकर नीचे बिठाता है। कहता है, अब माफी मांग सबसे। घर आकर सूजी थोड़ा सैड थी। जैंग तब अपने हाथों से उसके लिए सूप बनाकर लाता है। वो मुस्कुराकर कहती है, वाह वाह, पता नहीं था आपको खाना बनाना भी आता है। जैंग तब कहता है, सूजी, तुम्हें मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है।
मन उदास है तो तुम रो सकती हो, उन रिश्तेदारों पर गुस्सा आ रहा है तो मन हल्का करने के लिए चीज़ें तोड़ सकती हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ सूजी, मुझसे तो अपना गम मत छुपाओ। सूजी तब खुद को और रोक नहीं पाती, फूट फूट कर रोने लगी। माना कि उसके मॉम डैड ने उसे कभी प्यार नहीं किया, पर जब तक वो जिंदा थे एक उम्मीद तो थी। पर आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई। जियांग कहता है, लेकिन मैं, तुम्हारी दीदी और फेंग, हम सब हैं ना, तुम्हारी रियल फैमिली जो तुमसे बेहद प्यार करते हैं। सूजी तब गुस्से में उसे खुद से दूर कर देती है। तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। शादी की पहली रात तुमने मुझे कितना बुली किया, इनफैक्ट हर रात तुम मुझे कितना बुली करते हो। वो जाने लगी पर जियांग उसे रोक लेता है। पागल लड़की, उसे ही तो प्यार कहते हैं। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ सूजी। वो फिर उसे प्यार से किस करता है। लेकिन तभी उसे फेंग का कॉल आया। वो परेशान था क्योंकि सूरन कहीं भी नहीं मिल रही थी और ना तो उसका फ़ोन उठा रही थी। सूजी ने तब बताया कि वो वहीं मिलेगी जहां मॉम डैड के साथ उसकी सबसे ज़्यादा यादें जुड़ी थीं। सूरन का दिल भी बहुत उदास था, लेकिन तभी एक क्यूट सा टेडी बेयर आकर उसका मन बहलाने लगा, उसके लिए डांस करने लगा। सूरन का अंदाज़ा सही निकला। टेडी के कॉस्ट्यूम के पीछे फेंग था। वो कहता है, तुम उदास क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं कभी तुम्हें फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सूरन तब उसे पैशनेटली किस करती है। बाद में फेंग घड़ी देखता है और इस बार अपनी परफॉर्मेंस से काफी खुश था। दूसरी तरफ सूजी जियांग पर चिल्ला रही थी, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम जेंटल रहोगे, लेकिन तुम हो कि बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। अब से मैं दूसरे कमरे में सोऊंगी। जियांग कुछ नहीं कहता, बड़े प्यार से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है। तभी जियांग का असिस्टेंट आया, याद दिलाने की उनकी मीटिंग का वक्त हो गया है। जबकि असल में वो सूरन और फेंग के साथ मिलकर सूजी के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था। आफ्टर ऑल आज उसके एग्जाम का आखिरी दिन था। फेंग कहता है, पर वो अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका एग्जाम खराब गया हो और वो कहीं कोने में बैठकर रो रही हो। तभी जियांग को कॉल आया कि उसकी बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो लोग सूजी को एक आदमी के पास बेचने ही वाले थे कि तभी जियांग और उसकी दीदी आकर उसे बचा लेते हैं और जियांग उस आदमी को मार मार कर उसका कचूमर बना देता है। वो उसे घर ले आए। सूजी को होश आया और उसे याद आया कि कैसे एग्जाम हॉल से निकलते ही उसे गुंडों ने किडनैप किया था। इनफैक्ट बेहोश होने से पहले उसने उनकी बातें भी सुन ली थीं। सूजी कहती है, ये सब तुम्हारे डैड ने करवाया है जियांग। सुरान फुल ऑन प्रोटेक्टिव ममा बेयर मोड में आ गई थी। लगता है ससुर जी से मिलने का वक्त आ गया है। वो चारों साथ में फू मैंशन पहुंचते हैं। जियांग के डैड को फेंग की शादी से कोई मसला नहीं था क्योंकि उन्होंने फेंग को बचपन में गोद लिया था। पर जियांग तो घर का असली वारिस है। उन्हें ऐसी बहू चाहिए थी जो उनकी कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सके, न कि सूजी जैसी स्पॉइल्ड प्रिंसेस। इनफैक्ट बाप बेटे के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि वो उस पर हाथ उठा देते हैं। तब जियांग उन्हें क्लियर कर देता है कि अगर उन्होंने फिर सूजी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो अगली बार घर में पुलिस आएगी और उन्हें अपने खानदान का वारिस चाहिए था ना, तो उसके बच्चे की माँ तो सूजी ही बनेगी, नहीं तो वो सारी जिंदगी बेऔलाद ही रहेगा। सूजी और जियांग घर लौट आते हैं। सूजी उसकी चोट पर दवा लगा देती है और फिर जियांग उसके लिए खाना बनाता है। सूजी सोचती है, ये पहले कितना खड़ूस लगता था मुझे, पर ये उतना भी बुरा नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा है। वो उसके लिए खाना लेकर आया। सूजी को इतनी भूख लगी थी कि जल्दबाजी में वो अपना मुंह ही जला देती है। आउच! जियांग कहता है, अपना मुंह खोलो। वो दोनों एक दूसरे के एकदम क्लोज आ गए थे, तो सूजी उसे बोल ही देती है, हस्बैंड, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जियांग ने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसके कान शर्म से लाल होने लगे थे। सूजी सोचती है, अच्छा, तो मेरे हस्बैंड को शर्म भी आती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते कि तभी कबाब में हड्डी, मेरा मतलब फेंग, घुस जाता है। कहता है, मैं बर्बाद हो गया, मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देना चाहती है। सूजी उस पर भड़क जाती है, जरूर तुम्हारी ही गलती रही होगी, बता तूने मेरी दीदी के साथ क्या किया। असल में फेंग ने हाल ही में एक एक्ट्रेस के साथ काम किया था जो उससे इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी है कि उसने मीडिया तक को पैसे दिए उनके रिलेशन को लेकर फेक रूमर्स फैलाने के लिए कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और तब से सुरान मेरा कॉल नहीं उठा रही है। सूजी बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। जियान पूछता है, क्या वो सच में तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? नहीं भैया, आपकी सौगंध। दूसरी तरफ सुरान को सूजी का कॉल आता है। उसका मूड खराब था, इसीलिए वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी, पर भला सूजी अपनी दीदी को अकेला कैसे छोड़ती।
आपका मूड ठीक करने का बेस्ट आइडिया मेरे पास है दीदी। वो उसे वीआईपी क्लब ले आई थी, जहां चारों ओर मेल मॉडल्स डांस कर रहे थे। सुरान पूछती है, तुझे इस जगह के बारे में पता कैसे चला? सूजी कहती है, आप बस आम खाओ दी और अपने हस्बैंड को गोली मारो। लेकिन तभी सुरान का हस्बैंड उसके हस्बैंड के साथ वहां पहुंच गया था। सब के सब अभी यहां से बाहर निकलो। इससे पहले सूजी अपनी दीदी के पल्लू के पीछे छुप पाती, उसका हस्बैंड उसे उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। फेंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करके उसके पास बैठ गया था। कहता है, तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड को पता है, जो कि मैं हूं। बेबी, मैं उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं चला रहा। इनफैक्ट मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। सुरान कहती है, तो फिर साबित करो कि तुम सिर्फ मुझे चाहते हो। दूसरी तरफ जियांग सूजी पर चिल्ला रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह जाने की? सूजी सारा ब्लेम अपनी दीदी पर डाल देती है। वो तो दीदी मुझे वहां लेकर गई थी, उनका पहले से ही मूड खराब था, तो भला मैं उन्हें मना कैसे करती? जियांग गुस्से में कहता है, जो भी हो, अब पनिशमेंट तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। वो फिर उसे पैशनेटली किस करता है। और फिर क्या क्या हुआ, अगली सुबह वही सोचकर सूजी शर्माने लगी थी। मेरा हस्बैंड जब जेलस और पॉजेसिव होता है तो और भी हॉट लगता है। नेक्स्ट सीन में फेंग अपनी वाइफ को न्यूज़ पर देख रहा था, और तभी उसे पता चलता है कि सुरान एक बड़ी बिजनेस डील हार चुकी है, क्योंकि किसी ने उसकी फंडिंग पर रोक लगा दी है। दूसरी तरफ सुरान बिल्कुल टूट चुकी थी, कंपनी के बाहर उदास बैठी थी जब फेंग उसे लेने पहुंचता है। कहता है, उदास क्यों होती हो? तुम्हारे हस्बैंड के पास भी तो बहुत पैसा है, बताओ कितने फंड की ज़रूरत है? वो उसकी बातों से मुस्कुरा देती है, पर उसका दिल तो अब भी उदास था। कार में सुरान की आंख लग गई तो फेंग उसे पैसे ट्रांसफ़र करके खुद भी वहीं सो गया था। सुरान की नींद टूटी तो वो हैरान रह गई। फेंग ने उसे 10 बिलियन यानी 10 बिलियन ट्रांसफ़र किए थे। फेंग कहता है, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। शादी के दिन से लेकर मैंने आज तक तुम्हें कभी कुछ दिया ही कहाँ है। सुरान इनकार करती है, पर फेंग अब फुल ऑन बॉसी मोड में आ गया था। माय डियर वाइफ, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। वो फिर उसे किस करता है, और यही फोटो अगले दिन वायरल हो जाती है कि शहर का मशहूर एक्टर अपनी भाभी को किस कर रहा था। इनफैक्ट कुछ दिन पहले सूजी की भी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ स्नोफॉल में साथ खेलने वाली वीडियो वायरल हो गई थी। रातों रात खबर फैल जाती है कि फू फैमिली के बेटों ने वाइफ स्वॉपिंग की है। छी, कितने गंदे लोग हैं ये। फू मैंशन में तो तूफान ही आ जाता है, उनकी कंपनी के शेयर्स डूब रहे थे। अभी के अभी तुम दोनों नालायक उनसू सिस्टर्स को डिवोर्स दोगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। पर वो दोनों मना करके वहां से चले गए थे। भले ही फू कंपनी डूब जाए, बर्बाद हो जाए, वो ये शादी कभी नहीं तोड़ेंगे। दूसरी तरफ सुरान के दादाजी भी सुरान को अपनी पोजीशन से रिजाइन करने को कहते हैं। इस ट्रेंडिंग न्यूज़ की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तभी सुरान के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। सूजी ने लाइव आके सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। कहती है कि शादी वाली रात उसने अपनी दीदी को ड्रग किया था और वो जियांग के कमरे में चली गई थी। फिर दीदी और फेंग को प्यार हो गया। इन सब में उन सब का कोई दोष नहीं है। असल में ये सब उसे जियांग के डैड ने करवाया था, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके। वो रोने लगती है, पर वो खुश भी थी। एटलीस्ट वो उन लोगों के कुछ काम तो आई जिन्हें वो इतना प्यार करती थी। मेरे पास तो पहले से खोने के लिए कुछ नहीं था। वो अपना सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाती है। पर तभी वहां जियांग, सूरान और फेंग आ जाते हैं। उन्हें खबर मिली थी कि वो यहाँ जियांग के डैड से मिलने आई थी, पर वो तो ऑलरेडी निकल चुकी थी। जियांग के असिस्टेंट ने इन्फॉर्म किया, बॉस, वो तो ऑलरेडी प्लेन बोर्ड कर चुकी है, क्या हम प्लेन को रुकवाएं? नहीं, रहने दो, यहाँ सब कुछ निपटा के मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। वो सीधा अपने डैड से सवाल करने आया, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि सूजी उसे छोड़कर चली गई? डैड बोलते हैं, स्ट्रिक्ट और कोल्ड तरीके से, तुम प्यार में अंधे हो चुके हो जियांग, इस तरह से कंपनी नहीं चलती। अब वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है तो तुम भी एक नए सिरे से शुरुआत करो, उसे भूल जाओ। इनफैक्ट एनवाई ग्रुप की बेटी मिस टीना तुम्हें पसंद करती है, उसके साथ शादी कर लो, इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। जियांग कहता है गुस्से से, मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था, या शायद आपने मेरी बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया। बचपन से लेकर आज तक आप हमेशा वो सब चीज़ें मुझसे छीनते आए हैं जिससे मुझे प्यार है, पर अब मैं आपको सूजी को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। इनफैक्ट वो खुद से वादा करता है कि जिस कंपनी को आगे बढ़ाने की आड़ में वो ये सब कर रहे हैं, वो ये कंपनी उनसे छीन लेगा।
बाद में जियांग की माँ अपने हस्बैंड के लिए चाय लेकर आती है, पर वो बेवकूफ़ ये नहीं जानते थे कि उस कप के नीचे रिकॉर्डर लगा हुआ था और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। उसके डैड और असिस्टेंट ने मिलकर जियांग को लव पोशन देकर मिस टीना के रूम में भेजने का प्लान बनाया था। बस इतना ही नहीं, सूजी अभी जिस शहर में है वहीं उसका हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम करने का भी, क्योंकि तभी उनका बेटा बिना कोई अफसोस या गिल्ट के अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। असिस्टेंट ने पूछा, सूजी भी तो सू फैमिली की बेटी है, तो आपको उससे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि सू ग्रुप सूजी के नहीं सूरान के नाम है। मैं उन दोनों की शादी कराकर पूरा सू ग्रुप हड़पना चाहता था, पर अब वो सपना मिस टीना पूरा करेंगी। तो आपने उन स्कैंडल से अपने दूसरे बेटे फेंग का करियर खराब क्यों किया? उसकी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी? क्योंकि वो मैंने अडॉप्ट नहीं किया था। वो मेरी नाजायज औलाद है, जिसका दुनिया की नज़रों के सामने आना ठीक नहीं। और बस फिर क्या था, जियांग यही रिकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्ले कर देता है और ये सच रिवील करता है कि कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स उसके नाम हैं और उसके अंडर कंपनी ने वो प्रॉफिट देखा है जो उसके डैड को करने में सारी जिंदगी लग गई। अब डिसीजन आपका है। सूरान भी वहां आ चुकी थी, बताती है कि उनकी कंपनी के फंडिंग को चुराने के पीछे भी उन्हीं का हाथ था। डैड तो फुल टू बौखला जाते हैं और तभी पुलिस आकर उन्हें इन सब क्राइम्स और अटेम्प्ट टू किडनैप और मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। फेंग का दिल तो टूट चुका था। उसे पहले लगता था शायद डैड उसे प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने उसे गोद लिया था, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। दूसरी तरफ फाइनली जियांग सूजी को लेने उसके शहर पहुंचा, पर तभी उसकी आंखों के सामने सूजी की कार का ब्लास्ट हो जाता है। वो बच्चों की तरह वहीं फूट फूट कर रोने लग गया था, पर तभी सूजी उसके सामने आ जाती है। वो अपने लिए केक खरीद रही थी। जियांग उसे अपने सीने से लगा लेता है और फाइनली उसे घर लेकर आ गया था। मॉम उन सबको आखिरी अलविदा कहने आती है। कहती है, अपनी आधी जिंदगी तो मैंने उस तुम्हारे खड़ूस बाप के पीछे वेस्ट कर दी, बाकी की जिंदगी मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। अगले दिन जियांग सूजी को नींद से उठाता है, वो भी बड़े प्यार से। आफ्टर ऑल सू फैमिली की स्पॉइल्ड प्रिंसेस अब उसकी स्पॉइल्ड क्वीन जो बन चुकी थी। न्यू ईयर का दिन था। सूरान और फेंग भी उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। फेंग तो अपने बड़े भैया को देखकर हैरान हो जाता है। कहता है, आज आप नहीं, मैं खाना बनाऊंगा। इसी के साथ हमारी ये प्यारी नोक झोंक वाली कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।